खुशामदीद एवरीबॉडी, हेलो, वेलकम माय चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हाजिर हुआ हूँ लेकर इब्ने सफ़ी का नावल अल्फाज से। समाअत फरमाइए। एक दराज कद आदमी कुछ इस अंदाज में जीने तय कर रहा था जैसे बहुत ज़्यादा पी गया हो। वो हर जीने पर लड़खड़ा कर दीवार का सहारा ज़रूर लेता था। इसके जिस्म पर सियाह रंग का ओवरकोट था जिसके कॉलर सरे तक उठे हुए थे और फिर फ्लैट हेड का गोशा इस तरह पेशानी पर झुका हुआ था कि उसकी सूरत नहीं देखी जा सकती। हालांकि पैरामाउंट बिल्डिंग में लिफ्ट भी मौजूद थी, लेकिन न जाने क्यों उसने जीनों को लिफ्ट पर तरजीह दी थी। क्या नशे की हालत में इसके कदम खुदकशी की तरफ बढ़ रहे थे या शराब ने उसका दिमाग माफ़ कर दिया था? अगर ये पैरामाउंट बिल्डिंग का वाक़या ना होता तो लोग उसे हैरत से देखते। यहाँ किसी इतनी फुर्सत थी कि उसकी अजीब व गरीब हरकत पर गौर करता। ये पैरामाउंट बिल्डिंग थी, शहर का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ था। हफ्ता मंजिला इमारत में सैकड़ों तिजारती दफातर थे। यहाँ दिन भर आदमियों की रेल पैल रहती थी। इसके बावजूद भी यहाँ अजीब बातों पर नज़र रखने वाला कोई नहीं था। तवील क़यामत आदमी इसी अंदाज में जीने तय कर रहा था। रात के 8 बजे थे, लेकिन इस वक्त भी इमारत की खिड़कियों में रोशनी नज़र आ रही थी। यहाँ बेहतरीन दफातर ऐसे थे जो दिन रात खुले रहते थे। तवील क़यामत आदमी तीसरी मंजिल की एक राहदारी में मुड़ गया, लेकिन अब वो रुक गया था। उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, फिर चलने लगा, लेकिन अब इसकी चाल में लड़खड़ाहट के बजाय लंगड़ाहट थी। जीनों पर यह लड़खड़ाहट मालूम हुई थी। एक फ्लैट के दरवाजे पर वो रुका, जिस पर लगे हुए बोर्ड पर तहरीर था, अल्मैथ्रे एंड को, फॉरवर्डिंग एंड क्लियरिंग एजेंट। दराज कद आदमी ने घंटी का बटन दबाया और हल्की सी करा के साथ दीवार से लग गया। अंदर से दरवाज़ा खुलते ही वो फिर सीधा खड़ा होने की कोशिश करने लगा। दरवाज़ा खोलने वाला एक 18 साला लड़का था जिसके जिस्म पर चपरासियों की वर्दी थी। दराज कद आदमी ने उसकी गर्दन पर हाथ डालकर दरवाजे से बाहर खींच लिया और भराई हुई आवाज़ में बोला, भाग जाओ, छुट्टी, ये लो, सेकंड शो देखना। उसने जेब से एक मड़ा तोड़ा हुआ नोट निकालकर लड़के की मुट्ठी में बंद कर दिया। सलाम साहब, लड़के ने फौजियों के ऐसे अंदाज में उसे सलाम किया। सलाम, भाग जाओ। दराज कद आदमी भराई हुई आवाज़ में हंसा। लड़का तेज़ी से चलता हुआ जीनों पर मुड़ गया। दराज कद आदमी फ्लैट में दाखिल हुआ। दरवाज़ा बंद करके उसने अपना ओवरकोट उतारा, फ्लैट हैट उतार कर स्टैंड पर फेंकी और दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा। ये एक सफ़ेद फम गैर मुल्की था। दूसरे कमरे में दाखिल होकर उसने टाइपराइटर पर झुकी हुई लड़की को झंझोड़ डाला। वो ऊँग रही थी। क्या तुम यहाँ सोने के लिए आई हो? लंबे आदमी ने गुर्रा कर कहा। नहीं मिस्टर अल्थ्रे, मुझे अफसोस है। लड़की खौफज़दा नज़र आने लगी। दराज कद आदमी ने एक बार एक भद्दा सा खैखा लगाया और जेब में हाथ डालकर 10 का नोट खींचा हुआ बोला, जाओ, छुट्टी, सेकंड शो देखना। लड़की मुअत्तर रह गई। ये एक छोटे से खत की मासूम सूरत यूरोशियन लड़की थी। मैं नहीं समझी जनाब, उसने आहिस्ता से कहा। तुम छुट्टी नहीं समझती? जाओ, आज ओटम नहीं होगा, उसने नोट इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। शुक्रिया मिस्टर अल्थ्रे, प्लीज़। लड़की नोट लेकर अपने वेंटिंग बैग में संभालने लगी। दफ्तर उसकी नज़र फर्श पर पड़ी जहाँ अल्थ्रे खड़ा हुआ था और वो होंठ सुकड़कर खड़ी हो गई। कौन मिस्टर अल्थ्रे? वो कपकाती हुई आवाज़ में बोली। आप ज़ख्मी हैं मिस्टर अल्थ्रे, आपका पैर? फिर उसकी नज़र अल्थ्रे के रान पर जम गई जहाँ पतलून में एक सुराख था और इसके गर्द खून का एक बड़ा सा धब्बा। वो ये कुछ नहीं, अल्थ्रे मुस्कुराया। मैं ज़ख्मी हो गया हूँ। उसकी घनी मूछें होठों को ढके हुई थी। गालों के फैलाव से लड़की को उसकी मुस्कुराहट का एहसास हुआ था। क्या मैं कुछ खिदमत कर सकती हूँ? लड़की ने कहा। वो बहुत ज़्यादा मुतासिर नज़र आ रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो रो देगी। घनी मूँछों से अल्थ्रे के सफ़ेद दांतों की कतार झांकने लगी। वो हंस रहा था। तुम बहुत कमज़ोर दिल की मालूम होती हो, मेरी मदद नहीं कर सकोगी। मेरी रान में रिवाल्वर की गोली मौजूद है।
उसे मैं खुद ही निकालूंगा, तुम जाओ। मैं डॉक्टर को फ़ोन कर दूं? नहीं बेबी, तुम जाओ। मैं खुद भी किसी डॉक्टर से मदद ले सकता था, लेकिन झगड़ा हुआ था। नहीं, एल्थरे ने खुश लहजे में कहा। गालिबन वो लड़की के सवालात से उबता गया था और चाहता था कि अब वो चली ही जाए, और वो अपने खुश्क होठों पर ज़बान फेर कर बोला, ये एक इत्तेफाक़ी हादसे का नतीजा है, वरना मैं यहाँ आने के बजाय पुलिस स्टेशन चला जाता। हम निशानाबाजी की मशक कर रहे थे, मगर तुम इसका तज़किरा किसी से नहीं करोगी। वो नहीं मिस्टर एल्थरे, मगर आप तन्हा हैं, अकेले आप क्या कर सकेंगे? किस तरह गोली निकालेंगे? अच्छा, तुम क्या कर सकेंगे? मैं एक तरतीब याफ्ता नर्स हूँ मिस्टर एल्थरे। ताजुब है एल्थरे की आंखों से शुबा झांकने लगा। तुमने पहले कभी नहीं बताया, तुम एक स्टेनोग्राफर हो? जी हाँ, शॉर्ट हैंड में मैंने उस पेशे को तर्क करने के बाद सीखा था। अच्छा, आओ, मैं देखूंगा तुम्हारी क्या मदद कर सकती हो। तीसरे कमरे की एक अलमारी खोलकर एल्थरे ने फर्स्ट एड का सामान निकाला। इसके साथ जर्राई के कुछ आलात भी बरामद हुए, जिन्हें लड़की ने एक बर्तन में डालकर हीटर पर रख दिया। मगर मिस्टर एल्थरे, गोली कौन निकालेगा? मैं निकालूंगा, एल्थरे ने मुस्कुराया। मुझे हैरत है, आप हम लोगों की तरह आम आदमी नहीं होते। वो नहीं, एल्थरे हंसने लगा। वो जख्म खोल चुका था, जिससे अब खून बह रहा था। लड़की ने उसे हैरत से देखा और एल्थरे के चेहरे की तरफ देखने लगी, लेकिन वो पुरसुकून नजर आ रहा था। लड़की की हैरत और बढ़ गई। सूजी, तुम बेहतर हो? एल्थरे ने फिर ख़ैख़ा लगाया। मेरा सारा जिस्म जख्मों से दागदार है। पिछली जंग में मेरे जिस्म का ख़ीमा बन गया था, फिर भी मैंने डॉक्टरों को मुअत्तर करके छोड़ा। उनका ख्याल था कि मेरे जिस्म में कोई खबीस रूह मौजूद है। अगर शरीफ रूह होती तो कभी की परवाज़ कर चुकी होती। सोजी मुत्तराना अंदाज में सिर्फ सुनती रही, कुछ बोली नहीं। एल्थरे ने खोलते हुए पानी के बर्तन से एक चिमटी निकाली और सोजी उसके चेहरे की तरफ देखती रही। वो सोच रही थी कि यह आदमी पत्थर का है या फौलाद का। वो इतने ही अनहमत के साथ जख्म से गोली निकालने में मशगूल था जैसे हथेली में चुभी हुई किसी फांस को सुई से करेद रहा हो। गोली के निकलने में देर नहीं लगी। एल्थरे आवाज़ से हंस रहा था। सोजी को यह हंसी कुछ हज़ियानी किस्म की मालूम हुई, बिल्कुल ऐसी ही जैसे शिद्दत दर्द से कराहे ना निकली हों, खैके फूट रहे पड़े हों। अब तुम अपना काम शुरू कर दो, उसने कहा। मगर जनाब, आपके फर्स्ट एड बॉक्स में मरकरी क्रोम के अलावा और कुछ नहीं है। वही चलने दो, परवाह मत करो। मैं इस वक्त कहीं नहीं जा सकता और न डॉक्टर को तलब कर सकता हूँ। सूजी जख्म की ड्रेसिंग करने लगी, मगर इसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। न जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सचमुच किसी खबीज रूह के चक्कर में पड़ गई हो। ड्रेसिंग हो जाने के बाद एल्थरे ने सोजी से कहा, लड़की, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसे अभी से नोट कर लो कि मैं यूरोप के दौरे पर जाते वक्त तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। इससे तुम्हारे तजुर्बात में इजाफा होगा। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मिस्टर एल्थरे, सूजी ने खादिमाना अंदाज में कहा। मगर देखो, तुम मेरे ज़ख्मी हो जाने का तज़किरा किसी से नहीं करोगी। इससे खदशा है कि मेरा वो दोस्त मुसीबत में फंस ना जाए जिसकी गोली से मैं ज़ख्मी हुआ था। मैं किसी से भी तज़किरा नहीं करूँगी जनाब। शुक्रिया, अब तुम जा सकती हो। सूजी मज़ीद कुछ कहे बगैर फ्लैट से निकल आई। न जाने क्यों उसके जहन पर एक अनजाना सा खौफ मुसल्लत होता जा रहा था। इमरान के उस फ़ोन की घंटी बजी जिसके नंबर टेलीफोन डायरेक्टरी में दर्ज नहीं थे। इसने रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से बोलने वाली जूलियाना फंटवाटर थी। तनवीर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया है जनाब। कैसे, किस तरह? सिराजगंज के एक तारीख गली में उसे चंद नामालूम आदमियों ने घेर लिया। गालिबन वो इसे पकड़ ले जाना चाहते थे, लेकिन तनवीर ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में उन लोगों ने भी गोलियां चलाईं। तनवीर के दोनों बाजू ज़ख्मी हो गए हैं और वो इस वक्त सिविल अस्पताल में है। गालिबन अब पुलिस उसका बयान लेने के लिए पहुंच गई होगी। क्या तनवीर पर हमलावरों में से किसी को पहचान सका? नहीं जनाब, गली तारीख थी। ये उसका ख्याल है कि उसने उनमें से एक आदमी को ज़रूर ज़ख्मी किया है। इस ख्याल की वजह इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती कि उसने कराहने और सिसकने की आवाज़ें सुनी थी। उसके ज़ख्मों की हालत मखदूस तो नहीं है।
नहीं जनाब, वो होश में है। तुम कहाँ से बोल रही हो? सूल अस्पताल से। अच्छा, तो उसे समझा दो कि इसका बयान गैर वाज़ेह और मुबहम होना चाहिए, बल्कि अगर वो बड़ी रकम लुट जाने की कहानी सुनाए तो और भी अच्छा है। बहुत बेहतर जनाब, बयान हो जाने के बाद मैं फिर फ़ोन करूँगी। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता हो गया। इमरान ने रिसीवर रखकर एक तवील अंगड़ाई ली और इस तरह मुँह चलाता हुआ दूसरे कमरे में चला गया जैसे धोखे से कोई कड़वी या कसीली चीज़ खा गया हो। इसने अपने नौकर सुलेमान को आवाज़ दी। चूँकि वो 2 घंटे तक खामोश बैठा रहा था, इसलिए अब उसकी ज़बान में कुलबुलाहट शुरू हो गई थी। सुलेमान आ गया। अबे, वो तूने अपने दादा का नाम क्या बताया था? मैं भूल गया। इमरान इस तरह बोला जैसे याददाश्त पर जोर दे रहा हो। क्या क्या कीजिएगा याद करके? सुलेमान ने बेजारी से कहा। सब्र करूँगा याद करके। तू बताता है कि हमसे बहस करने का इरादा रखता है, नालायक। गुलजार नाम था। क्या दाढ़ी गुलाब के फूल की शक्ल की थी? नहीं तो वैसी ही थी जैसी सबकी होती है। अबे तो फिर गुलजार क्यों नाम था? इमरान गुस्सैली आवाज़ में धाड़ा। मैं नहीं जानता। आप मेरे दादा के पीछे क्यों पड़ गए? अच्छा चल, छोड़ दिया। परदादा का नाम क्या नाम है? मुझे नहीं मालूम। अबे, तुझे अपने परदादा का नाम नहीं मालूम? मेरा परदादा था ही नहीं, सुलेमान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। तब फिर तुझसे ज़्यादा बदनसीब आदमी रुए ज़मीन पर ना मिलेगा। साहब, हांडी जल रही है, मुझे जाने दीजिए। अच्छा बे, हमें उल्लू बनाता है क्या? हांडी कागज़ की है कि जल जाएगी? साहब, सुलेमान उसे घूरता हुआ बोला। क्या कहता है? मेरा हिसाब कर दीजिए, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा। हिसाब? इमरान को सोचता हुआ बोला। हिसाब? अच्छा, कागज़ पेंसिल लेकर इधर बैठ। मुझे लिखना नहीं आता। अच्छी बात है, जब लिखना आ जाए तो मुझे बताना, हिसाब कर दूंगा। प्राइवेट फ़ोन की घंटी फिर बजी और ये सिलसिला यहीं ख़त्म हो गया। इमरान ने कमरे में जाकर कॉल रिसीव की। फ़ोन जूलिया ही का था। इट जूलिया सर, क्या खबर है? तनवीर का बयान हो चुका है। उसने यही लिखवाया है कि उसके पर्स में 1,500 रुपये थे जो छीन लिए गए हैं। ठीक है, लेकिन सुनो, तुम सबों को मोहतद रहने की ज़रूरत है। हम हर वक्त मोहतद रहते हैं जनाब। अगर मोहतद ना होते तो तनवीर की रिपोर्ट गालिबन आसमान से उतरती। एहतियात और हाजिर दिमागी की वजह से वो बच गया है। खैर हाँ, देखो, तुम्हें ये ना समझना चाहिए कि थ्रिसिया अल्फासेन अब शहर में नहीं है। ये लोग धुन के पक्के हैं, या तो कागज़ हासिल करेंगे या अपनी जानें देंगे। तो क्या तनवीर जाने वाला हमला उसी से मनसूब किया जाए? मुमकिन है कि हमला उन्हीं की तरफ से हो। फिर हमारे लिए क्या हुक्म है? फ़िलहाल इस बेतुके सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, इमरान कहा और रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। सोजी हज़्म मामूल दूसरी सुबह ऑफिस पहुंची, लेकिन एल्थरे अपनी मेज़ पर मौजूद नहीं था। सोजी ने सोचा कि अब उसके पैर की तकलीफ बढ़ जाएगी, लिहाजा वो अपनी मसीरी से हिलने की ऐसी भी हिम्मत ना कर सकेगा। मगर ऑफिस किसने खोला? यहाँ मुलाजिम सिर्फ 3 थे, एक सोजी खुद, दूसरा एक क्लर्क और तीसरा चपरासी। अल्तरे का रिहायशी कमरा भी इसी फ्लैट में था और वहाँ तना रहता था, लिहाजा ऑफिस वही खोलता था। ये तीनों मुलाजिम बाहर से आते थे। फ्लैट में 4 कमरे थे। 2 कमरे अल्तरे निजी तौर पर इस्तेमाल करता और 2 ऑफिस के लिए थे। सूजी अपने कमरे में बैठ गई। क्लर्क अभी नहीं आया था। इसने चपरासी से पूछा, साहब कहाँ हैं? अपने कमरे में होंगे। ऑफिस किसने खोला? साहब ने। चूँकि उसे पिछली रात खिसका दिया गया था, इसलिए वो सूजी को शुबे की नज़र से देख रहा था और सूजी ख्वामोखा दिल में शर्मा रही थी। वो महसूस कर रही थी कि चपरासी उसे आज अच्छी नज़रों से नहीं देख रहा है। कुछ देर बाद क्लर्क भी आ गया, लेकिन एल्तरे की मेज़ खाली ही रही। क्लर्क ने उसे टाइप करने के लिए कुछ कागजात दिए और सूजी काम में मशगूल हो गई। क्लर्क एक नौजवान देसी ईसाई था। वो अच्छी सेहत रखता था और खूबसूरत सूरत भी था। अक्सर वो सूजी के साथ ही शामें गुजारता था। लंच के वक्फे में शायद चपरासी ने क्लर्क को पिछली रात का वाक़या बताया था। सूजी ने यही महसूस किया, क्योंकि लंच के बाद उसका मूड ख़राब हो गया था। अल्तरे अंदर ही था और इसने चपरासी से कहलवा दिया था कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है,
इसलिए ऑफिस 1 घंटे पहले ही बंद कर दिया जाए। साथ ही चपरासी ने बबंग दहल ये भी कहा कि अल्थरे की हिदायत के मुजिब सूजी को वहीं रुकना होगा। क्लर्क ने फिर सूजी की तरफ गुस्सैली नज़रों से देखा। कल भी तुम रुकी थी? उसने कहा, हाँ कल भी रुकी थी। क्यों? जरा का ये अंदाज शायद सूजी को पसंद नहीं आया था, इसलिए बुरा सा बुना कर कहा, क्या मैं इसका जवाब देने के लिए मजबूर हूँ? वो नहीं तो क्लर्क सटपटा गया। उसे न जाने क्यों ऐसा महसूस हुआ कि जैसे सूजी की आंखें बिल्लियों की आंखों जिससे मुशाबा हो। हालांकि उसे उसकी आंखें बहुत अच्छी लगती और उनके साथ ही उसके जहन में लातादार कमल खुल उठते थे, कमल जो हुस्न और पाकीज़गी के अलामत समझे जाते हैं। सूजी अब भी उसे जवाब तलब नज़रों से घूर रही थी। क्लर्क अपने काम में मशगूल हो चुका था, मगर उसके चेहरे पर अब भी मलाल का गुब्बार देखा जा सकता था। ठीक 3:30 बजे वो अपनी मेज़ से उठ गया। बाहर जाते वक्त उसने सूजी को अजीब सी नज़रों से देखा था और सूजी सोचने लगी थी, आखिर ये लोग जान पहचान और दोस्ती के मायने गलत क्यों लेते हैं। वो उसके इस रवैये का मतलब अच्छी तरह समझती थी, लेकिन उसके दानस में इनका मिलना जुलना उन हदूद में अभी तक दाखिल नहीं हो सका था जहाँ तरफीन एक दूसरे पर अपना हक जताते हों। सूजी इस वक्त ज़्यादा झल्ला गई जब उसने रुखसत होते वक्त चपरासी की आंखों में भी वही सवाल पड़ा। जहन्नुम में जो ज़ेर लब बड़बड़ाई। ये हकीकत है कि वो अल्थरे तक पहुंचने के लिए बेचैन थी। वो देखना चाहती थी कि पिछली रात का दिलेर आदमी अब किस हाल में। वो जानती थी कि अब उसमें बिस्तर से हिलने की भी सकत नहीं रही होगी। इसने बैरूनी दरवाज़ा बंद किया और अल्थरे के कमरे की तरफ चल पड़ी। वो सुबह इस ख्याल से वहाँ नहीं गई थी कि मुमकिन है अल्थरे इसे नापसंद करे। वैसे उसने ये ज़रूर सोचा था कि अल्थरे उसकी मदद के बगैर पट्टियाँ भी तब्दील ना कर सकेगा। पिछली रात तो चोट ताज़ा थी, मगर अब उसकी हिम्मत भी साथ देने से खासिर हो गई। कमरे के दरवाजे पर रुककर उसने हल्की सी दस्तक दी। आ जाओ, अंधेरे से अल्थरे की आवाज़ आई। लेकिन वो अंदर पहुंचकर एक बार फिर मुअत्तर हो गई, क्योंकि अल्थरे उसके अंदर दाखिल होने से पहले शायद टहल रहा था। सूजी को देखकर मुस्कुराया और सूजी कुछ बौखला सी गई। मैं दरअसल पट्टी तब्दील करना चाहती हूँ, अगर ज़ख्म भी धुल जाए तो बेहतर। शुक्रिया। अल्थरे एक कुर्सी में बैठता हुआ बोला, बैठ जाओ, मैं ज़ख्म भी धो चुका हूँ और पट्टी भी तब्दील हो गई है। आप सचमुच कमाल करते हैं, सूजी ने कहा। मैंने तुम्हें इस वक्त एक ज़रूरत से रोका है। फरमाइए, मेरा एक खत मेरी बीवी तक पहुँचा दो। बीवी हैरत से दोहरा कर रह गई। हाँ क्यों? अल्थरे मुस्कुराया। इसमें महत्तर होने की क्या बात है? ओ जनाब, मैं अभी तक यही समझती थी कि आप कंवारे होंगे। यह गमनाक कहानी है बेबी। वो सूजी होंठ सुकड़कर उसकी तरफ देखने लगी। वो मुझसे खफा हो गई है, मुझे पसंद नहीं करती। उसे ऐसे मत पसंद है जो शाइस्ता हों, शायराना मिजाज रखते हों। उसे ऐसे मत पसंद हैं जो मेरी तरह वैशी ना हों। अगर उनकी टांग में भी रिवाइल की गोली लगे तो इसी जगह ठंडे हो जाएं। हाँ बेबी। अल्थरे की आवाज़ गमनाक हो गई। मुझे हैरत है जनाब के मिस अल्थरे किस किस्म की औरत हैं। सूजी ने कहा, ना जाने औरतें कैसी हैं जिन्हें जनाना औसाफ के मर्द पसंद है। ऐसी भी होती हैं बेबी। मैं औरतें कहने को तैयार ही नहीं। आप मुझे ख़त दीजिए, मैं पहुंचा दूंगी। शुक्रिया सूजी। अल्थरे बोला, मैं अब ये झगड़ा ही ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मैं उसे आखिरी ख़त भेज रहा हूँ। क्यों, क्या ख्याल है तुम्हारा? अगर वो मुझे पसंद नहीं करती तो कानूनी तौर पर अलहदगी ही बेहतर होगी। वो नहीं, अगर समझौता हो जाए तो बेहतर है। सूजी ने कहा, नहीं, जो आदमी हमारे दरमियान आ गया है उसे रास्ते से हटाए बगैर ये नामुमकिन है। लेकिन मेरी नज़रों में कानून का एहतराम बहुत ज़्यादा है, मैं उसे कत्ल नहीं कर सकता। दफ्तर सूजी मुस्कुराई और बोली, हिकमत अमली जनाब, कत्ल की क्या ज़रूरत है? क्या कोई ऐसी सूरत नहीं है कि तशद्दुद के बगैर ही वो आप दोनों के दरमियान ही से हट जाए? नहीं। अल्थरे मायूसाना अंदाज में सर हिलाकर बोला, और क्या सूरत हो सकती है? मगर ठहरो, अगर कोई औरत इन दोनों के दरमियान आ जाए तो शायद। देखो बेबी, मुझे हैरत होती है सलवाना पर। मैं नहीं समझ सकता कि वो नामाकुल आदमी उसे इतना क्यों पसंद है। अरे वो बिल्कुल अहमक है, उसे किसी बात का भी सलीका नहीं है। वो सब पतलून पर सब सुर्ख खमीज पहनता है, जर टाई लगाता है और नीला हैट
नीला फ्लैट हेड किसी सर्कस का मस्खरा मालूम होता है, ना उसके जिस्म पर कुव्वत है वरना खोपड़ी में मगज। सचमुच, सोजी पलकें झपकाती हुई बोली। हाँ बेबी, मैं गलत नहीं कह रहा, और वो एक ऐसी देसी है, यूरोपियन भी नहीं है। तब तो शायद माफ़ कीजिएगा, मुझे मिस एल्थरे सही दिमाग नहीं मालूम है, मगर सूजी वो बहुत खूबसूरत है, मैं उसे बहुत चाहता हूँ। क्यों? क्या मैं इस सिलसिले में कुछ कर सकती हूँ? तुम क्या कर सकोगी? एल्थरे ने तशवीश क्यों लहजे में बोला। आप मुझे उस आदमी का पता बताइए, शायद मैं कुछ कर सकूँ। ठहरो, मुझे सोचने दो, मेरा ख्याल है कि तुम बहुत कुछ कर सकती हो। एल्थरे एल्थरे हाथ उठाकर बोला और कुछ सोचने लगा। फिर कुछ देर बाद उसने कहा, एक तदबीर समझ में आई है, मगर मैं उसे बुरा समझता हूँ क्योंकि तुम एक शरीफ लड़की हो। मैं अपनी हिफाजत बखूबी कर सकती हूँ मिस्टर एल्थरे, और मेरी शराफत भी बरकरार रह सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम होगा अगर मेरी वजह से आप दोनों की अजवाज अजदवाजगी ज़िंदगी पुरमसरत गुजर सकेगी। शुक्रिया बेबी। अब आप मिस एल्थरे को आखिरी खत लिखने का इरादा तर्क कर दीजिए। नहीं बेबी, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आप मुझ पर एतमाद कीजिए, मैं एक माह के अंदर ही अंदर उसे आपके रास्ते से हटा दूंगी। कैसे हटा दोगी? वो आप एतमाद कीजिए ना मुझ पर, मैं नर्स भी रह चुकी हूँ, शायद मैं मुख्तलिफ मर्दों के मुतालिक बहुत कुछ जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि इन्हें किस तरह शिकस्त दी जा सकती है। लेकिन अगर तुम अपना कोई नुकसान कर बैठी तो मुझे गहरा सदमा होगा। आप फिक्र ना कीजिए, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अच्छा बेबी। एल्थरे ने एक तवील सांस ली, एक लिहाज खामोश रहा, फिर बोला, तुम उससे फ़िलहाल दोस्ती कर लो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है, आप मुझे उसका नाम और पता तो बताइए। इस कमबख्त का नाम ही तो मुझे याद नहीं रहता, एल्थरे ने कहा, मगर मैं इतना जानता हूँ कि हर शाम टिप टाइप नाइट क्लब में ज़रूर होता है। ज़्यादातर अपनी मेज़ पर तना नज़र आता है। अरे वो सूरत ही से अहमक मालूम होता है बेबी, और हमेशा बेढंगे कपड़े पहनता है। मुझे याद पड़ता है कि मैंने क्लब में ऐसे किसी आदमी को कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा, वो हज़ारों में भी पहचाना जा सकता है। अच्छी बात है जनाब, आप मुतमिन रहिए, मैं हमेशा तुम्हारा मशकूर रहूँगा। मगर हाँ देखो, अब तुम ऑफिस ना आना, इस मामले को ख़त्म करने के बाद ही तुम यहाँ आना, वरना हो सकता है कि अरे अगर वो अहमक ही है तो इतनी तफ्तीश कहाँ कर सकेगा कि मेरे मुतालिक उसे कुछ मालूम हो जाए। सलोना बहुत ज़हीन है बेबी, अगर उसे शुबा भी हो गया तो तुम्हारा कोई ताल्लुक़ मुझसे है तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। सलोना नाम है मिस एल्थरे का? हाँ, उसका नाम भी कितना प्यारा है। क्यों? एल्थरे ने वालाना अंदाज में कहा, फिर इस तरह हंसने लगा जैसे उसे कोई हिमाकत सरजद हुई हो। अच्छी बात है, मैं यहाँ नहीं आऊँगी, मगर मेरा काम कौन करेगा? कोई दूसरा आ जाएगा। तुम इसकी फ़िक्र ना करो, बस उससे किसी ना किसी तरह दोस्ती कर लो। और ठहरो। वो उठकर मेज़ की तरफ गया, इसकी दराज खोली और इसमें से बड़े बड़े नोटों की एक गड्डी निकाल कर सूजी की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, ये रख लो, काम आएंगे। सूजी की आंखें हैरत से फैल गई। अगर वो सारे 100 के नोट थे तो वो गड्डी कम से कम 5,000 की थी या हो सकती थी। ये तो बहुत बड़ी रकम मालूम होती है जनाब, सूजी ने हैरत से कहा। सलोना को दोबारा हासिल करने के लिए मैं अपनी सारी दौलत सर्फ कर सकता हूँ। तुम इसे रखो, इसका कोई हिसाब तुमसे तलब नहीं किया जाएगा। ये बहुत है जनाब, इसे आप रखिए, जब ज़रूरत होगी तलब कर लूँगी। नहीं, तुम ही रखो, मुझे तुम पर मुकम्मल एतमाद है। एतमाद के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब। जूलियाना फंटरवाटर ने X2 के प्राइवेट नंबर डायल किए और दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो, जूलिया स्पीकिंग सर। हाँ, क्या बात है? तनवीर की हालत बेहतर है। देखो, होशियार रहो, अल्फांसो और थ्रिसिया यहाँ से गए नहीं, यही है। मेरा ख्याल है कि उनका ग्रोह टूट चुका है, लेकिन वो दोनों अभी तक कटे हुए पतंग की तरह यहीं हचकोले खा रहे हैं। और ये तुम जानती हो कि झुंड से बिछड़े हुए भेड़िए कितने खतरनाक होते हैं। मैं जानती हूँ जनाब। फिर मुझे क्या करना चाहिए? त्रिसिया को तलाश करो। आपने बताया था कि पिछली बार मेकअप में नहीं थी। हाँ, मेरा ख्याल है वो कभी मेकअप में नहीं रहती। जब इमरान ने उसे पहचान लिया था तो तुम भी पहचान सकोगी, मगर ये काम इतना आसान भी नहीं है। क्यों? उसके चेहरे की बनावट अजीब है, इसी से वो फ़ायदा उठाती है। अगर वो यूं ही अपना निचला होंठ थोड़ा सा खींच ले तो तुम क़यामत तक उसे नहीं पहचान सकती। इस थोड़ी सी तब्दीली का असर इसके सारे चेहरे पर पड़ेगा। क्या यही वजह है कि वो बची फिरती है? ख़त्ते यही वजह है। फिर उसे तलाश कर लेना आसान काम नहीं है।
कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा सब्र करो। मुझे त्रिशिया से ज़्यादा अल्फांसो की फ़िक्र है। और वो दूसरा आदमी सिसरो। तो फिर हम फ़िलहाल खामोश बैठे। बिल्कुल, ज़रूरत सभी समझी तो तुम्हें मुतल्ला किया जाएगा, वरना हो सकता है कि इस बार मैं दूसरे ज़रिए अख्तियार करूँ। क्या इमरान? हाँ, मुमकिन है। अच्छा, बस दूसरी तरफ से सिलसिला मनक़ता कर दिया गया। सोजी दिल की बुरी नहीं थी। उसने इसका ज़िम्मा महज इसलिए लिया था कि अल्थरे और सलोना के ताल्लुकात फिर बेहतर हो जाएं। उसकी दानत में वो आदमी गुनाहगार था जो उन दोनों के दरमियान आ गया था, लिहाजा उसे हर तरह से ज़िक देना जायज़ दुश्मनी थी। वो उसी के मुतालिक सोचती हुई टिप टैप नाइट क्लब पहुंची थी। उसके वेटिंग बैग में 1000 रुपये के नोट थे। इससे पहले वो शायद 2 या 3 बार यहाँ आई थी, क्योंकि यहाँ जी हैसियत आदमियों के सिवा दूसरों का गुजर मुश्किल ही था। लेकिन वो सोच कर आई थी कि आज ही क्लब की मुस्तकिल मेंबर भी बन जाएगी। वो मैनेजर के कमरे में दाखिल हुई, लेकिन वो मौजूद नहीं था। सोजी को कुछ देर बैठकर उसका इंतज़ार करना पड़ा। मैनेजर की आमद पर वो कुछ मायूसी हो गई, क्योंकि मेंबर बनने की शराइत में ये भी था कि कम से कम 2 पुराने मेंबरों से शनाख्त ज़रूर हो। मुझे यहाँ कोई नहीं जानता, सोजी ने ठंडी सांस लेकर कहा। मैं अभी हाल ही में मलैया से यहाँ आई हूँ। देखिए, यहाँ अजनबी भी आते हैं, अक्सर ऐसे भी आते हैं जो आज आए फिर बरसों के बाद ही इनकी शक्ल दिखाई देती है, मगर वो लोग इन सहूलतों से महरूम रहते हैं जो मुस्तकिल मेंबरों को हासिल है, और वो सहूलतें किसी की ज़मानत के बगैर दी ही नहीं जा सकती। इसीलिए ये ज़रूरी है कि मेंबरी के फॉर्म पर कम से कम 2 पुराने मेंबरों की सिफारिश हो। यानी वो सिफारिश करने वाले दरअसल ज़ामीन होते हैं। अगर मैं नकद ज़मानत अदा करूं तो हो, यकीनन जब आपकी मेंबरी ख़त्म होगी ज़मानत वापस कर दी जाएगी। रकम बताइए। सिर्फ 500। देखिए, ये दरअसल ज़ाब्ते की कार्रवाई है, वरना यहाँ सिर्फ मोअज़्ज़ज़ लोग हैं। गालिबन आप मेरा मतलब समझ गई होंगी। सोजी उसका जुमला पूरा होने से पहले 100 के 5 नोट निकाल चुकी थी। मैनेजर ने उसका शुक्रिया अदा करके 500 की रसीद दी और मेंबर का फॉर्म बढ़ाता हुआ बोला, आप यहाँ की ज़िंदगी को दिलचस्प पाएंगी। मलया से तशरीफ़ लाई हैं आप? जी हाँ, मगर देखिए, मैं यहाँ किसी वाकिफ़ नहीं हूँ और ये मेरी आदत के खिलाफ के बगैर किसी तारुफ के खुद से जान पहचान पैदा करूँ। हो, आप इसकी फ़िक्र ना कीजिए, मैं यहाँ के बेहतरीन मेंबरों से आपका तारुफ कराऊंगा। शुक्रिया, सोजी ने कहा और फार्म की खानापुरी करने लगी। फिर इसे अपने दस्तखत किए। मैनेजर फार्म लेकर एक नज़र डाली और उसे रजिस्टर में रख दिया। मगर देखिए, मैं अपने गिर्द ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं करती। किसी एक आदमी से तारुफ करा दीजिए जो बहुत दिलचस्प हो, मैं सिर्फ तफरीह चाहती हूँ। ओह, मेजर होठ सिकुड़ कर सोचने लगा, फिर पलकें झपकाता हुआ मुस्कुराया। क्या आप किसी बेवकूफ़ आदमी से मिलना पसंद करें? सोजी का दिल धड़कने लगा। ये अपनी नौबत का पहला काम था जिसका बेड़ा उसने उठाया था। बेवकूफ़ आदमी का नाम सुनते ही उसके जिस्म में हल्की सी थरथरी पैदा हुई, लेकिन उसने खुद को संभाल कर कहा, मैं नहीं समझी। एक ऐसा आदमी जिसकी बातों पर आप हंसती रहेंगी। ओह, ज़रूर, मगर क्या वो बेवकूफ़ है ये मैं नहीं जानता। वैसे बेवकूफ़ ही मालूम होता है। ज़रूर मिलाइए इससे, फिर और दूसरों से भी जान पहचान हो जाएगी। चलिए, मेरा ख्याल है कि वो आ ही गया होगा। आजकल ना जाने क्यों रोज़ाना आ रहा है। सोजी ने कुछ और पूछना चाहा, लेकिन खामोश रही। दरअसल ये मालूम करना चाहती थी कि उसके साथ कोई औरत भी होती है या वो तन्हा होता है। वही डाइनिंग हॉल में आए। मैनेजर ने चारों तरफ नज़रें दौड़ाई। अभी नहीं आया, मगर मेरा ख्याल है कि ज़रूर आएगा। आजकल नागा नहीं करता। आइए, इधर बैठिए। वो दोनों बैठ गए और मैनेजर ने मुस्कुरा कर कहा, मैं पहली बार हर नए